आज मैं आपके लिए बीएड सेकेंड ईयर का कोर्स 8 नॉलेज एंड करिकुलम का पार्ट 3 लाया हूँ। यदि आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो पहले आपसे अनुरोध है कि पार्ट 1 और पार्ट 2 जरूर देखें ताकि पार्ट 3 आपके लिए बेनिफिशियल हो सके। तो और साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूँगा, अगर मेरा ये आप प्रयास आपको अच्छा लगेगा तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 से। कहता है क्वेश्चन नंबर 29 कि भारत गणराज्य ने किस वर्ष में बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित किया था। तो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिनियम पारित किया गया था 2010 में। ये संशोधन 2009 में आया था, लेकिन और इसको 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया पूरे भारतवर्ष में। ठीक है, 2009 में ये संशोधन आया था, लेकिन ये विधेयक को 1 अप्रैल 2010 में पूरी तरह से भारत में लागू कर दिया गया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। पाठ्यक्रम वह मार्ग है जिसके अनुसार चलकर विद्यार्थी शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होते हैं। ये किस अर्थ के अनुसार ये है? शिक्षा का लक्ष्य क्या होना चाहिए? बहुत विस्तृत होना चाहिए ताकि उसमें सब कुछ समाहित हो। ठीक ना, शिक्षा के लक्ष्य में। तो ये कौन सा अर्थ देगा? आपका व्यापक अर्थ देगा। व्यापक का मतलब संपूर्ण अर्थ। ठीक ना, बहुत बड़ा अर्थ। ठीक है ना, तो शिक्षा का लक्ष्य है, ठीक ना, व्यापक अर्थ, समाज के लिए, विद्यार्थी के लिए, शिक्षक के लिए, सबके लिए शिक्षा का अर्थ अलग अलग हो सकता है। तो अलग अलग अर्थों का एक व्यापक अर्थ इसमें समाहित होता है, इसलिए इसमें व्यापक अर्थ देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। कहता है कोठारी आयोग कब आया था? कोठारी आयोग जो है 1964 से 66, 1948 से 50, 1955 से 57, 1940 से 42। तो कोठारी आयोग जो है 1964 से 66 में आया था। ठीक है ना, रियल देखा जाए तो ये 14 जुलाई 1964 को ये लाया गया था। इसमें कोठारी आयोग में 17 सदस्य थे इसमें शामिल। कितने सदस्य थे? 17। ठीक है, ये 17 सदस्यों की एक कमेटी थी जिसमें शिक्षा के लिए सुधार के नियम के लिए बनाए गए थे 1964 में। ठीक है, 14 जुलाई 1964 में। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32। कह रहा है POA संबंधित है। POA, ठीक है, इसका POA का क्या फुल फॉर्म है हम बताते हैं आपको। प्रोग्राम ऑफ एक्शन। क्या है? प्रोग्राम ऑफ एक्शन। ठीक है, प्रोग्राम ऑफ एक्शन किससे संबंधित है? तो देखिए, नंबर 1 दिया हुआ है संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नंबर 2 राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नंबर 3 राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा, नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो जो है प्रोग्राम ऑफ एक्शन, ये जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति, ठीक ना, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसमें लागू किया गया था। POA जो है 1986 में इसको रियल में संशोधन किया गया था। क्या है कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो बनी थी और उसमें 1986 में संशोधन कर इसमें 1992 पहले, सबसे पहले राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में बनी थी, लेकिन उसको संशोधन कर 1992 में इसको जो भी हमारे पाठ्यक्रम है उसको, उसमें उद्देश्य जो है व्यवसायिक चीज़ों को जोड़ना उनमें रखा गया था।
ठीक है दोस्तों। तो 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई, लेकिन उनको संशोधन 1992 में किया गया। POA उसी संबंधित है, और वो है प्रोग्राम ऑफ एक्शन, ठीक ना। एक्शन लिया गया प्रोग्राम में, जो भी ये योजनाएं बनाई गई, जो भी प्रोग्राम कार्यक्रम बनाए गए, उसमें एक्शन लेने का काम किया गया। चूँकि उसमें व्यवसाय का भी जोड़ा गया, व्यवसाय को भी जोड़ा गया, साथ साथ एजुकेशन के साथ साथ व्यवसाय परक हो हमारी शिक्षा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। इसमें क्या कह रहा है, शिक्षक को कौन सी भूमिका का निर्वाह करना होता है। तो ये दार्शनिक और ये निर्देश तथा शिक्षा मित्र, A और B दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, शिक्षक जो है दार्शनिक भी होते हैं, बहुत सारी चीज़ों पर चिंतन करते हैं, ठीक है, और आपको दार्शनिक पहलुओं पर, हर एक पहलुओं पर देखते हैं, सामाजिक पहलुओं पर, राजनीतिक पहलुओं पर, आर्थिक पहलू पर, हर एक पहलू पर उनका दार्शनिक सोच उनको आगे बढ़ाता है। तो वो शिक्षक में ये सब उनमें होने चाहिए। इसके बाद निर्देशक व मित्र। तो शिक्षक जो है एक डायरेक्शन देने वाला भी होता है, एक मार्ग निर्देशक भी होता है, आपको मार्ग दिखाता है, और साथ साथ में मित्र भी होना चाहिए। ये सब अगर उनमें है तो एक अच्छे शिक्षक की वो भूमिका में निर्वाहन कर सकते हैं, ठीक है ना। एक मित्र जो होता है वो, जिससे कि बच्चा लोग उनमें फ्रेंडली रहेंगे, तो बच्चा लोग उनसे हर एक बात को शेयर करेगा, ठीक है। वो उनको डायरेक्शन भी दे पाएंगे, और वो बच्चा, उनका स्टूडेंट बढ़ पाएगा, और दार्शनिक चिंतन से उनमें तर्कशीलता भी आएगी, ठीक है दोस्तों। तो ये इसका आंसर होगा A और B दोनों। सामाजिक अभिकरण का साधन है परिवार, विद्यालय, समाज, उपयुक्त तीनों। तो देखिए, समाज में हम लोग, समाज के एक परिवार सबसे छोटा अंग है, और इसके बाद समाज तो दिया ही दिया है, ठीक है ना। और विद्यालय भी एक प्रकार का समाज है, छोटा समाज का एक हिस्सा रूप में दिखाता है। तो इस बुक में तीनों जो है सामाजिक अभिकरण का एक साधन है, यानी कि समाज को आगे बढ़ाने का साधन है, परिवार, विद्यालय और समाज, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 35 की ओर देखेंगे, ठीक है। कहता है कि भाषा का मुख्य रूप होता है अशाब्दिक, शाब्दिक, दोनों, कोई नहीं, ठीक है। देखिए, कोई भी भाषा जो होता है शाब्दिक होता है, ठीक ना, शब्द के साथ रिलेटेड होता है, सही है। हम लोग शब्द में लिखते हैं या बोलते हैं, और कुछ औपचारिक होता भी है, यानी कि जैसे कि संकेत के माध्यम से भी कोई भी भाषा को हम लोग बोल सकते हैं। इशारों में जो बात होता है, तो इशारों में भी हम लोग बात को बता सकते हैं, तो अशाब्दिक होता है, ठीक है। तो ये दोनों हो जाएगा, कोई ऑप्शन नंबर C सही होगा इसका। आगे बढ़ते हैं, पाठ्यक्रम विकास का सोपान है, ठीक ना। पाठ्यक्रम विकास का सोपान कौन सा है, मूल्यांकन, पृष्ठपोषण, उद्देश्य, विधियाँ, उपरोक्त सभी। तो मूल्यांकन, एवोल्यूएशन करते हैं पाठ्यक्रम में, पृष्ठपोषण करते हैं, फीडबैक देते हैं, और साथ ही साथ उद्देश्य, विधियाँ। पृष्ठपोषण को क्या कहते हैं, फीडबैक देते हैं, ठीक ना। पाठ्यक्रम तभी विकसित हो पाता है जब उसको फीडबैक देते हैं, पाठ्यक्रम सही है या नहीं, उसका मूल्यांकन सही से करते हैं, तभी वो पाठ्यक्रम का विकास हो पाता है। और उद्देश्य, विधियाँ, किन किन विधियों के लिए पाठ्यक्रम को बनाया गया है, वो विधि पूरी हो जाती है, तभी पाठ्यक्रम का विकास संभव हो पाता है, यानी कि तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है, शिक्षा प्रक्रिया एक मुख्य घटक है। शिक्षा प्रक्रिया का एक मुख्य घटक कौन है, छात्र, शिक्षक, पाठ्यक्रम, उपयुक्त सभी। तो देखिए, शिक्षा प्रक्रिया का मुख्य घटक कौन है, तो छात्र भी हैं, शिक्षक भी हैं, और पाठ्यक्रम, ये तीनों जो है मुख्य घटक के रूप में शिक्षा प्रक्रिया आते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। पाठ्यक्रम का मूल तत्व है, पाठ्यक्रम का मूल तत्व है कौन सी, पाठ्यवस्तु, शिक्षण विधियाँ, उद्देश्य, उपयुक्त सभी। तो देखिए, इसमें पाठ्यक्रम का मूल तत्व कौन सा है, पाठ्यवस्तु, यानी कि सिलेबस, ठीक ना। पाठ्यक्रम का पाठ्यवस्तु कौन कौन सी उसमें पाठ्यवस्तु डाली गई है, कौन कौन शिक्षण विधियाँ हैं
किस विधि से पढ़ाया जाएगा, पाठ्यक्रम को पूरा किया जाएगा, और क्या उद्देश्य से पाठ्यक्रम बनाने का, ये भी जरूरी है। और पाठ्य वस्तु कौन कौन सी होगी, कौन उसका क्या क्या कंटेंट्स होंगे, और कौन कौन से टॉपिक्स पे पढ़ाए जाएंगे, ये सब भी इम्पोर्टेंट होता है। तो ये तीनों जो है पाठ्यक्रम के मूल्य तत्व के अंतर्गत आते हैं, तो ये उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है पाठ्यक्रम विकास की प्रवृत्ति कैसी होती है। तो देखिए निरंतर, निरंतर यानी कि बढ़ने वाली, ठीक है। पाठ्यक्रम हमेशा कुछ ना कुछ उसमें बढ़ते रहता है, हमेशा पाठ्यक्रम बढ़ते रहता है। चक्रीय, चक्रीय का मतलब ये कि पाठ्यक्रम हमेशा रिटायर होता है, मतलब कभी कभी ऐसा भी होता है कि पुराने पाठ्यक्रम को लागू कर दिया जाता है अभी समय के अनुसार, तो ये चक्रीय भी हो जाएगा, निरंतर भी हो जाएगा। और नेक्स्ट सी, भविष्य उन्मुखी, भविष्य के बारे में बताता है पाठ्यक्रम की भविष्य में क्या घटना घट सकती है या क्या हो सकता है पाठ्यक्रम के माध्यम से, तो ये तीनों हो जाएगा उपयोग सभी, ठीक है। क्लियर हो गया दोस्तों। तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए धन्यवाद।